इश्तियाक अहमद हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैंने भी इतिहास के कुछ सफ़ों को, कुछ पन्नों को नए ढंग से पढ़ा और समझा। डॉक्टर इश्तियाक अहमद पाकिस्तान के रहने वाले, आज भी ये मानते हैं कि वो जो बंटवारा हुआ है वो केवल कागज पे हुआ है, दिल एक है, और इस समय स्वीडन में रहते हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हैं। मैं जिस किताब को पढ़ के मैं मुरीद हुआ उसका नाम है जिना। जिना की इन्होंने टोटल एक थीसिस मेरे लिए तो है, वो बड़ी किताब है। और एक नए ढंग से अगर आपको समझना हो हिंदुस्तान के पार्टीशन को, तो वो मेरे हिसाब से वो मस्ट है, अगर जिसको हिंदुस्तान के बंटवारे की हिस्ट्री और वो कैसे और क्या हुआ अगर समझना हो तो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रोफेसर साहब, आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे जो थोड़ी दुखती रग है। 71 की जो लड़ाई हुई और जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ जी, वो मूल रूप से मुझे ऐसा, मेरी जो समझ है, मैं अपनी बात बता लूं, आपके यहाँ 7 दिसंबर 1970 में आपने इलेक्शन किया। उस इलेक्शन में बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल की आवामी लीग पार्टी जो थी उसके नेशनल असेंबली में 160 नुमाइंदे चुन के आए। और उसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान की जो भी लीडरशिप थी उस समय की, भुट्टो साहब और याहिया खान साहब, इन लोगों ने उनको हुकूमत देने से एक तरह से इनकार किया और वहीं से बीज पड़ गया अलग होने का। इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। देखें, बंगालियों के साथ इस किस्म की ज्यादती पहले दिन से पाकिस्तान बनने के साथ हुई। मसलन जो पहली फेडरल कैबिनेट बनी है उसके अंदर महल 14 मिनिस्टर थे, उनमें से एक बंगाली मुस्लिम थे, और जो बड़े नाम थे बंगाल के मुस्लिम लीग के भी, नन ऑफ देम वाज देयर। फजलुर रहमान साहब थे कोई, जिनका किसी ने पहले जिक्र नहीं था सुना। वहां पे सोरवर्दी थे और भी कई लोग थे। बट 55% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके अंदर उर्दू स्पीकिंग ओवर रिप्रेजेंटेशन थी उस कैबिनेट में। हालांकि वो 3 to 4% पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान बनने के बाद। उसके बाद पंजाबी थे। और तो आप देखें, पहले दिन से बंगालियों को एक रंजिश तो थी ना पाकिस्तान से। फिर जो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, तो बंगालियों का कहना है कि वेस्ट पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट हुई है इंडस्ट्रियल और ये और वो ईस्ट पाकिस्तान का जो जूट प्रोडक्शन थी, जो एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान को ये सैक्स जो है बोरियां प्रोवाइड करते थे। हम लोग चटकल बोलते थे। अच्छा, तो वो जूट जो है वो उसकी एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिला, लेकिन बजाय ईस्ट पाकिस्तान में उसको इन्वेस्ट करने के, वो ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान में हुआ। और शेख मुजीबुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद जब मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि इस्लामाबाद एक नया शहर बना था, ये ईस्ट पाकिस्तान की जूट इनकम है। तो आप कह सकते हैं कि उससे पहले उनके वहां पे एक रंजिश थी। एक और सुन लें, 1954 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में, जहां पे एक होता था जुगतू फ्रंट, जिसमें मुस्लिम लीग के अलावा सारी पार्टियां थी। जिस तरह बाद में 1970 के इलेक्शन में हुआ, क्लीन स्वीप हुआ, सिर्फ 4 सीटें जो हैं वो नहीं जीत सके। उन्होंने हुकूमत बनाई। हुकूमत बनाने के बाद जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने वहां पे उनको डिसमिस कर दिया, ये कह के कि ये एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं और इनकी बैकिंग कम्युनिस्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। यही चीज जब रिपीट हुई आप देखें 1970 में, तो महल बंगालियों की जो थी ना फ्रस्ट्रेशन, वो आखिरी पॉइंट पे आ गई थी। तो ये है इसकी बैकग्राउंड, एक के बाद एक। मैं कहता हूं कि देखें, ये जो पावर एलीट है ना वेस्ट पाकिस्तान की, इसने ही उर्दू स्पीकिंग और बाद में पंजाबी, इन्होंने मिलके हिंदुस्तान की डिवीजन की डिमांड की कि हिंदू जो मेजॉरिटी है। बाद में ईस्ट पाकिस्तान की जब मेजॉरिटी बनी तो पाकिस्तान को तोड़वा दिया। तो ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, ये डेमोक्रेटिक है ही नहीं,
यही ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और समझूं, ये जो डिवीजन उर्दू को जो इस तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए हुआ कि भाई इस पाकिस्तान में ये राष्ट्रीय भाषा होगी, उस तरह की कोई दिक्कत एक हमारे हिंदुस्तान में भी हुई थी हम लोग की हिंदी को लेके, लेकिन हमने मल्टी वो करके उसको उसको संभाला। हर भाषा के अपना स्थान है, और उर्दू का जो ओवर एम्फेसिस हो गया था, क्योंकि बंगाल बहुत सेंसिटिव है बंगाली के बारे में, वो यूनाइटेड बंगाल के लिए यही इशू मेन था। तो आपको क्या लगता है कि भाषा की बुनियाद कहीं कहीं धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, हर चीज मौके पे होती है ना। जब धर्म एक होगा तो रंजिश की बुनियाद धर्म तो नहीं हो सकती, आप कोई और बना लेंगे और बन जाएगी। तो जुबान के एतबार से भी ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हुई उसका कोई, आई मीन इट मेक्स नो सेंस कि 55% लोगों को आप कहते हैं कि 3-4% की जो मदर टंग है वो यहां की पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। ये जिन्ना साहब ने जाके कहा, लेकिन जिन्ना साहब से पहले वहां के जो थे चीफ मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन ने यह कहा था, हालांकि वो ढाका की नवाब फैमिली के मेंबर थे। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जिन्ना साहब से पहले गए, लेकिन जब जिन्ना साहब जो फाउंडर है पाकिस्तान के, जब उन्होंने जाके मार्च 1948 में यही बयान दिया कि लेट मी मेक इट क्लियर दैट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू, तो उसके बाद वहां पे राइटिंग शुरू हो गई। और वो राइट्स जो हैं, फिर उनकी इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, और ईस्ट देखे ना, जो बंगाली थे उनकी रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस में भी बहुत कम थी, आर्मी में तो तकरीबन थी नहीं, और एयरफोर्स में अलबत्ता कुछ उनकी प्रेजेंस थी फॉर सम रीजन, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अंडर रिप्रेजेंटेशन टू द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो दिस वाज गोइंग टू रिजल्ट इन सम सॉर्ट ऑफ बिग बैंग एट सम पॉइंट, और वो 1971 में हुआ। प्रोफेसर साहब एक चीज और बताइए, क्योंकि जब मुस्लिम लीग से ये बाहर हुए शेख मुजीब और सोहरावर्दी साहब, और अवामी मुस्लिम लीग बनाई, तो अवामी मुस्लिम लीग से अवामी लीग में कन्वर्ट हुए, और जब उन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की, उन्होंने सारे धर्मों को अपने उसकी बात की, तो क्या ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि सारे बंगालीज को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन? एब्सोल्युटली। उनके साथ अवामी लीग के अंदर जो वहां की हिंदू माइनॉरिटी है वो भी ठीक ठाक रिप्रेजेंटेड थी, और वो एक सेकुलर किस्म की पार्टी बनी जो इन सब चीजों को लेके चल रही थी। ये कह सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में याहिया खान और आर्मी का साथ ज्यादा जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने और पंजाब की चंद ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया, लेकिन जो हमारी नेशनल अवामी पार्टी थी खैबर पख्तूनख्वा की, वली खान और ये, उन्होंने इस किस्म की सियासत को अपोज भी किया था। एयर मार्शल असगर खान भी एक पार्टी के हेड थे, उन्होंने भी अपोज किया था इस चीज को। तो सब वेस्ट पाकिस्तान ने आर्मी का और इनका साथ नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान की जो सीट्स थी ना 148 में, उसने 83 विन कर ली थी। तो वेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी वही थी। वेस्ट पाकिस्तान में बाकी पार्टीज भी थी ना, जमीयत उलमा इस्लाम थी और नेशनल अवामी पार्टी थी, उधर बंगालियों, उधर बलोच अपनी ऑर्गेनाइजेशन रखते थे। तो इस तरह थी बात। मुस्लिम लीग कोई भी सेक्शन थे। हाँ जी प्रोफेसर, वो मुझे फिगर्स याद हैं क्योंकि मैंने अभी उसको फिर से रिफ्रेश किया था। मैंने अपनी किताब एक जो मेरी अभी पब्लिश में क्या पढ़ी हुई है, 300 कुल सीटें थी, 13 सीटों को नॉमिनेट होना होता था, 300 सीटों पे इलेक्शन होता था नेशनल असेंबली का। एक 162 सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, 138 इन वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा 138, हाँ, उस 162 सीट मतलब टोटल सीट जो लड़ी थी अवामी लीग 170, 8 सीट्स इन वेस्ट पाकिस्तान, 162 ऑल सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, और उस 162 में 160 सीट जीत गई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भुट्टो साहब 138 में उन्होंने टोटल 120 लड़े थे, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में किसी को नहीं लड़ाया था, एंड ही वन 81 सीट्स। अच्छा, 81, ठीक है। हाँ 81, और उनका ये लॉजिक था कि हाउ ईस्ट पाकिस्तान कैन कम एंड रूल ओवर पाकिस्तान। अरे भाई,
अगर मेजोरिटी हार गए हो तो फिर तो तुम्हें मतलब खेल में तो खेल की तरह खेलना होगा। डेमोक्रेसी अगर कहते हैं तो वो डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम भुट्टो साहब ने किया था कि नहीं, आपको क्या लगता है? बेशक किया था। मैं तो उस एक महल मिलियंस का वो एक इज्तिमा था बादशाह मस्जिद लाहौर के जो है ना उसके करीब, जहां पे भुट्टो साहब ने मियां महमूद अली कसूरी जो इनके लॉ मिनिस्टर थे और वो बड़े एनलाइटेंड आदमी थे, प्रोग्रेसिव आदमी थे, उनका हाथ ऊंचा करके कहा कि हम वो हाथ तोड़ देंगे, लाते तोड़ देंगे जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ यानी अवामी लीग के साथ कोई समझौते की बात करेंगे। तो भुट्टो साहब ने तो पूरा अपोज किया, बल्कि याह्या खान, मैंने अपनी अगर आपने किताब देखी है तो एक जगह पे शो होता है कि याह्या खान की और शेख मुजीब की जो मीटिंग्स हुई तो याह्या खान ने कहा भी हमें ये लगता है कि आप ये जो 6 पॉइंट्स के बुनियाद पे आपने एक और बात बता दूं, बाद में बताता हूं ये कहने के बाद, कि ये जो है ये तो आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो वहां पे ऑन रिकॉर्ड है उसने कहा कि नहीं, वी वांट यू टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी याह्या खान, हम कैसे पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं। इसी तरह जाते जाते याह्या खान ने कहा था माई प्राइम मिनिस्टर, एंड ही मेंट शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन व्हेन ही केम बैक टू वेस्ट पाकिस्तान तो पीपल्स पार्टी ने यह शोर मचा दिया कि इधर हमारे पास मैंडेट है, उधर उनके पास है, तो वन साइड कैसे पूरे पाकिस्तान पे अपने मैंडेट को इंपोज कर सकती है, ऐसे हुआ था जी। तो नहीं, और जो आप कह रहे थे शायद वो बात, वो याह्या खान साहब लास्ट तक गए हैं, मतलब वो मार्च में ढाका गए हैं, मुलाकात किए हैं और फिर वापस आए हैं, ये जो शायद उसी मुलाकात की बात। बिल्कुल। उसमें यह भी है कि एक मैंने और आर्ग्यू किया कि जो 6 पॉइंट्स अवामी लीग ने अपनी कैंपेन मैनिफेस्टो बनाया था उसमें बिल्कुल जाहिर था कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड बल्कि एक पाकिस्तान कॉन्फेडरेशन की बात कर रहे थे। 2 करेंसीज, नो फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान, और वो कह रहे थे कि अपनी डिफेंस के लिए हम अपनी आर्म फोर्सेस भी रेज करेंगे। उसकी क्या वजह है कि 1965 वॉर में जो जंग इंडिया पाकिस्तान की हुई तो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान की डिफेंस के लिए तो कोई वहां पे था ही नहीं। अगर इंडिया चाहता तो दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज देयर वुड बी नो मिलिट्री ऑपोजिशन, लेकिन इंडिया डिड नॉट। हाँ, जब अवाम बंगाली लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और एक सिविल वॉर हुई और मिलियंस लोग इंडिया में आके उन्होंने पनाह ली, देन वी नो देयर वाज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अल्टीमेटली एंडिंग विद द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। ये इस तरह है। तो आप ये भी देखें बैकग्राउंड में, मेरी आर्गुमेंट ये है कि अगर ये 6 पॉइंट्स पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ थे तो व्हाई डिड नॉट द गवर्नमेंट बैन के इसके ऊपर तो हम इलेक्शन कैंपेन ही नहीं होने देंगे। व्हाई डिड दे लेट इट? जब आप एक मैनिफेस्टो की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने देते हैं तो इसका मतलब है मैंडेट, अगर उसको वोट मिलता है तो मैंडेट उस मैनिफेस्टो के लिए देते हैं लोग वोट। तो ये सारी चीजें मुझे यूं समझ आती है कि जो मिलिट्री के अंदर जो सोच होगी ना वो ये होगी कि इधर से लगता है पीपल्स पार्टी खासी सीटें ले जाएगी, उधर से अवामी लीग ले जाएगी, लेकिन कोई मेजोरिटी तो होगी नहीं। तो वंस अगेन वी वुड बी द इन द सेंटर एज द आर्बिटर्स के क्या होना है, तो आर्मी का बिल में सेंट्रल रोल रहेगा। लेकिन जब आउट ऑफ 160 अवामी लीग ने जीत ली तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मुताबिक देयर वाज नो आर्गुमेंट टू रिजेक्ट कि वो हुकूमत बना सके, लेकिन इनको काबिल कबूल नहीं था। तो वहां पे इन्होंने मिलिट्री एक्शन 25 मार्च 1971 को किया। उससे पहले इसमें कोई शक नहीं कि अवामी लीग के लोगों ने वेस्ट पाकिस्तानियों पे भी अटैक किए थे, उधर से भी वायलेंस हुई है। यानी बात पूरी सच्ची बोलनी चाहिए। उन्होंने पहले की, फिर जब आर्मी एक्शन हुआ तो उसमें फिर प्रोपोर्शन वाइज तो आर्मी का एक्शन बहुत ज्यादा है। ऐसे जी, प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते एक आपको अपना वाकया कल का बता दूं। कल एक ब्रिगेडियर घोगले हैं जिन्होंने बैटल ऑफ हिली थी, बैटल ऑफ हिली इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, 2 बैटल हुई थी बांग्लादेश की धरती पे, उसमें पार्टिसिपेट किया था।
एंड ही वाज टॉकिंग ऑफ, एक हिंदुस्तान के करीब 100 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, 7 अफसर शहीद हुए थे, हमें 3 माह। एंड जब उन्होंने सब खत्म किया तो ही स्टार्टेड टॉकिंग वेरी हाई ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑल्सो। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, तो मुझे फिर वो कहने लगे भाई वो तो लड़ाई थी, कोई हमारी व्यक्तिगत, कहना वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा था, लेकिन ये स्पिरिट होती है, बिल्कुल हाँ, सही है। और उन्होंने ये भी बताया कि उस पाकिस्तान की जो भी वहां पलटन थी, उसने अपने उसमें लिखा है रिकॉर्ड्स में कि द वे इंडियन मिलिट्री फॉट। तो मेरा कहना यह है कि अगर मिलिट्री एक दूसरे की इज्जत कर सकती है, तो आपको और हमको तो वो दिन कभी ना कभी तो उसकी इंतजार करनी ही चाहिए कि हम और आप भी एज अ नेशन एक दूसरे की इज्जत करें और प्यार मोहब्बत से रहें। यही मेरी ख्वाहिश है, ये जब भी पूरी होगी तो मैं वहां ही होऊंगा, वेदर इन बॉडी आई डोंट नो बट इन स्पिरिट आई विल बी देयर, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट का जो दुख दर्द है ना, बुद्धा से शुरू होता है और गुरु नानक और भगत कबीर, इन सब ने यहाँ के लोगों के दुख की बात की है ना, तो उसको हील करना, उस वूंड को, यही काम है इंटेलेक्चुअल्स का और ह्यूमनिस्ट का। तो वो एक दिन जरूर होगा, क्योंकि देखे सब कॉन्टिनेंट में जितनी पॉपुलेशन है ना, दो चीजें हैं, या तो एक ऐसी जंग होगी कि ये टोटल डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि इतनी कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, या इनको अकल आ जाएगी और इस इलाके को एक सुपर पावर की तरफ ये आगे लेके जाएंगे, अपने में अमन कायम करके। तीसरी चॉइस ही कोई नहीं है। जिसको कहते हैं आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। थैंक यू।